फ्रेंड्स हम अब सॉल्व करेंगे इसके आंसर्स की बताने वाला हूँ मैं बेसिक क्वेश्चन पेपर की क्लास 10th के। तो सॉल्यूशन मैंने सारे डाल दिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं बस आंसर की बताने वाला हूँ, बस आपको क्रॉस चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज़ 2, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का 2 होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा -7/2। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इन एन AP अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है 8, 10 टर्म दे रखा है -19, तो वैल्यू ऑफ डी क्या होगी। तो इसका आंसर हमारा -3 आएगा। सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो मिड पॉइंट निकालना है इन 2 पॉइंट का। तो मिड पॉइंट इसका आंसर है हमारा ये। तो आपको क्या करना क्या है, x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है और 3 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो 9/4 आएगा एंड 7/2 आएगा। x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 9/4 आ जाएगी, जिससे कि डी ऑप्शन होगा हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा दे रखा है sin थीटा = 1/3, तो sec थीटा क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। तो इसमें आपको ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना 1 दे रखा है, हाइपोटेनियस 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√2, और जिससे कि sec थीटा हमारा आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों नंबर्स का, 132 का और 77 का। तो इसमें दोनों यानी कि किस नंबर से, हाईएस्ट नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो 11 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ की क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी = 0 होता है, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसमें हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे BAC की वैल्यू, तो हमारा इसका राइट आंसर था, क्या था इसका राइट आंसर, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं भूल गया इसका आंसर क्या था। तो b इसमें दे रखा है -5 का स्क्वायर, और a दे रखा है हमारा 4 एंड C बेसिकली हमारा k होगा, तो यह आ जाएगा हमारा 16। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 25/16, यानी कि 16k = हमारा 25 आएगा और k = आ जाएगा हमारा 25/16, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, और उससे फिर ये सॉल्व हो जाएगा ईजिली। फाइन। अगर मैं यहाँ से समझा ही देता हूँ आपको, क्या आप दूसरी वीडियो में जाओगे इसके लिए, इस क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन के लिए। तो आपको करना क्या है, ये 0 है, ये 0 है, b की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू होगा हमारा ये वाला -5 का स्क्वायर, और 4a क्या होगा इसमें, x² का कोफिशिएंट, तो कितना है हमारा 4, और c क्या होगा हमारा k। अब इसमें k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इक्वल टू 0 है, 0 = 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 16k। तो 16k को मैं लेफ्ट साइड में भेजूँगा, 16k = 25, तो k हो जाएगा हमारा 25/16, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 25/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग गेम इज़ p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, सही लगाया लड़के ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट इवेंट इक्वल टू होता है 1। अगर प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की क्या होती है, सम ऑफ 1 होती है। तो यहाँ बात हो रही है विनिंग गेम की, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की, किसी भी टोटल इवेंट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो जैसे कि अब गेम है, गेम की या तो हार होगी या जीत होगी, यानी कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी मिला के होगी वो 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दे रखा है हमारा p एंड लॉसिंग हमें निकालना है, इक्वल टू हमारा होगा 1,
इक्वल टू होगा हमारा 1 और हैपन टू इट या, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग होगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी। ठीक है, इसलिए मैं आंसर डी होगा इसका आंसर। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस 8th में हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए होगा। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगा देना है। और 9th क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आ रही है थीटा की 90। ठीक है, इजी है। 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में इसका आंसर आ रहा है 1/26। ठीक है, लड़के ने सही आंसर लगाया इसका। और 11th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बी आंसर ही करेक्ट आंसर है, तो इस लड़के ने इस क्वेश्चन को भी सही करा है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इसका आंसर आ रहा है, ये है सी। इसने गलत लगाया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, ये गलत है, ये राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 की। तो 13 में इसका आंसर क्या था, जमीन और मोड़ दे रखा है, तो इसका आंसर हाँ 27 था। 27 करेक्ट आंसर है, ये गलत है। और 14 की बात करें तो 14 में हाइट और रेडियस दे रखी है, तो इसका आंसर हमारा 25 आ रहा था। स्लैंट हाइट निकालना है। ट्रायंगल जो कौन होता है इसमें, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई। ठीक है, 15 क्वेश्चन की बात करें, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ -3, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मेरा आंसर कितना आया था, इसका आंसर मैं भूल गया, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ। तो इसका आंसर था, तो -3 इसका रूट है। ठीक है, ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरोज़ है, यानी कि अगर हम -3 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस जीरोज़ का मतलब यही होता है। तो अगर हम अल्फ़ा माइनस और यहाँ -3 रख देते हैं, माइनस एक्स की जगह -3 प्लस प्लस और ये हो जाएगा अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा और -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट जीरो का मतलब ये होता है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 -3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9 अल्फ़ा -9 -3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 6 अल्फ़ा -8 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/6, यानी कि 4/3, यानी कि सी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो लड़के ने सही लगाया इसका आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर है 16 का आंसर है कि डायमीटर, तो इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, या यही करेक्ट आंसर है इसका। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है मैं समझा देता हूँ आपको। एक सर्कल है जिसमें डायमीटर ये हमारा हो जाएगा बीच लाइन, एकदम लाइन में, और यहाँ इसका एक पॉइंट गिवन है हमें -4 और 0, और दूसरा पॉइंट निकालना है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना है कि दूसरा पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस यानी कि जो डायमीटर दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाल देनी है आपको। तो इसका आंसर एक्स की वैल्यू 2 आएगी, और इसलिए जो पॉइंट होगा वो 2 और 0 होगा। और इसका बात करें इस 17th क्वेश्चन की, तो 17th क्वेश्चन में हमारा के की वैल्यू क्या आ रही है। तो के की वैल्यू आ रही थी, तो मैं के की वैल्यू निकाल देता हूँ। मैं भूल गया इसका आंसर क्या था, मैंने सॉल्व तो किया था, पता नहीं क्या था इसकी वैल्यू। तो यहाँ क्या करना है आपको, जो दो प्रॉब्लम दे रखी है इसमें अगर सॉल्यूशन ना हो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन कब नहीं होते, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के, यही होता है कंडीशन। तो आपको a1 a2 b1 b2 रख देना है, c1 की केयर नहीं करनी है। ठीक है,
तो A1 कितना है हमारा 5 अपॉन में A2 भी है हमारा, इसे A2 मान लेंगे, इसे A1 मान लेंगे, और B1 होगा हमारा 2 अपॉन में K, तो K की वैल्यू होगी हमारी 4 अपॉन में 5। तो B आंसर है इसका। ठीक है, लड़के ने गलत लगाया, ये नहीं होगा, B होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बोला है कि 2 डाइस रोल की जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल एट क्या होगी। तो डबल एट क्या होते हैं हमारे 1। सो ये दोबारा से पढ़ देता हूँ, कैमरे में नहीं आया। सो बेसिकली 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल एट क्या होगा हमारा, यानी कि डबल एट होते हैं हमारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जब 2 डाइस रोल करते हैं तो 36 पूरे सैम्पल स्पेस बनता है। 36 हमारे कंडीशंस आती है, या फिर हम कह सकते हैं इवेंट्स होते हैं। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस का साइज़ होगा 36 होगा, टोटल साइज होगा। तो डबल एट होंगे हमारे 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग डबल एट इज़ 6 अपॉन 36 विच इज़ 1 अपॉन में 6। आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा C। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन गाइस इसमें दे रखा है हमारा, 19th क्वेश्चन दे रखा है हमारा इसमें कि असर्शन और रीजन वाला है। ठीक है, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी कि ये दो टेंजेंट है PA एंड PB। तो हमें बताना है देन द क्वाड्रिलेटरल ऑफ OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसका रीज़न ये है कि क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स है वो बराबर है। तो अपोजिट एंगल जैसे ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो देखो क्वाड्रिलेटरल आपको समझना होगा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर ड्रॉ हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर हो तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। यहाँ हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की तो ये सर्कल के बाहर है, आधा अंदर है आधा बाहर है, यानी कि इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे नहीं। यानी कि जो असर्शन है ये फॉल्स है, और जो रीज़न दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ये भी फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक कंडीशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि जो जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होना चाहिए, शुड बी सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर होना चाहिए। फाइन, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। और मेरे हिसाब से गाइस इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं कि असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, और ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है मेरे हिसाब से। देखो असर्शन बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं OAPB, और रीज़न दे रखा है कि क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है इसलिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लेकिन ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, नहीं ये ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मतलब इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा गलती क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आई डोंट नो, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो गलत है ये क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जीरोस दे रखा है हमारा इक्वेशन का, पॉलिनॉमियल का ये दे रखे हैं। तो ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, एक्सेस -1 0 पे और 3 और 0 पे, तो यानी कि इंटरसेक्ट कहाँ करेगा ये -1 0 पे और 3 0 पे। तो इसमें आपको देखना होगा कि क्या ये सबसे पहले फर्स्ट असर्शन चेक करना होगा कि क्या ये जीरोस ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं 2x - 3। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा +3x - x - 3। तो x + 3 एंड इसमें कॉमन आएगा माइनस
एक्स प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू आ रही है हमारी 1 और -3 आ रही है, यानी कि जो ये दे रखे है क्या नाम है, यही आए ना। तो x की वैल्यू तो -3 आ रही है, ये -1 आ रहा है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई गाइस, मैंने यहाँ गलत ले लिया। तो क्या था बेसिकली, मैं भावनाओं में बह गया बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x² -3x प्लस x -3। तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी x बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x -3 प्लस 1 x -3। तो x की वैल्यू आ रही है -1 और 3 आ रही है, सही करेक्ट है, यानी कि पॉलिनॉमियल ठीक है, जीरोस ठीक है, एकदम करेक्ट है। और दूसरी की बात करें यहाँ, तो देखो जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए, तो जो ये हमारा ग्राफ होगा ये इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, एक इंटरसेक्ट करेगा हमारा -1 पे और दूसरा करेगा हमारा 3 पे। तो आप देखेंगे ये -1 एंड 0 पे इंटरसेक्ट करेगा और 3 और 0 पे करेगा, जीरो का मतलब ये होता है। और y की वैल्यू 0 रहेगी, याद रखना, ठीक है। तो एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन का। तो यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, 20 का। लेकिन इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, 19th का मुझे दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है। आई नीड टू कन्फर्म इट, बट मेरे हिसाब से तो दोनों ही सारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, असर्शन के हिसाब से गलत है ये। क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है OAPB, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो यानी कि दिस इज बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, और यहाँ बोथ स्टेटमेंट फॉल्स का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।